युद्ध के वक्त राम जी की एज क्या रही होगी? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। हम प्रिसाइजली बता सकते हैं 12,240 बीसी में उनका जन्म हुआ, 29 नवंबर 12,240 बीसी। 29 नवंबर। हाँ, तब तब चैत्र का महीना था। अभी हम नवंबर कह रहे, और चैत्र का महीना था, और ऋतु शरद ऋतु था। शरद ऋतु यानी कि अभी जैसा ऋतु चल रहा है ना, वसंत ऋतु नहीं था। जो अभी हमारे समय में चैत्र का महीना वसंत ऋतु में आता है। हम जब रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं तो वसंत ऋतु होता है। लेकिन जब भगवान राम का जन्म हुआ तो महीना चैत्र था, लेकिन ऋतु शरद था। और ये ऋतु क्यों बदलता है? वो अर्थ के वॉबल। ओ वाओ, देखो इस वजह से हमने इतनी गहरी वाली डिस्कशन करना ही पड़ेगा थोड़ा। हाँ, ताकि लोग क्लैरिटी के साथ ही समझे। तो श्री राम की एज क्या थी हाँ, तो 31। एट द टाइम ऑफ द वॉर? ओ, एट द टाइम ऑफ द वॉर मेरे एज के थे। हाँ, ओए होए। 17-18 साल में वो वनवास में गए, और फिर 14 साल का वनवास था। तो हाँ, तो 17 प्लस 10 तो 27 हो गए, और प्लस 4 साल तो 31। सीता मैया की एज क्या रही होगी? सीता मैया की एज एग्जैक्टली हमें पता नहीं, बट मोर और लेस वो भगवान राम जैसी थी, ऑलमोस्ट सेम साल की। Roughly तो the same age. जब उनका विवाह हुआ तो दोनों 16 वाले थे, और ये वर्णन पूरा रामायण में आता है। शायद लक्ष्मण भगवान की एज भी उतनी ही रही होगी, 1 ईयर। कुछ दिनों का फर्क है। ओए होए। जो तीनों, जो दशरथ की जो रानी थी, उनका सम ऑलमोस्ट सेम टाइम में यज्ञ के साथ ही हुआ है ना, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो गर्भवती भी ऑलमोस्ट सेम समय में हो गई, इसलिए उन्होंने जन्म दिया, वो भी सेम समय में दे दिया, आगे पीछे 2-4 दिन। रावण के एज के बारे में कुछ पता? रावण के एज के बारे में पता नहीं, लेकिन आपने प्रश्न पूछा तो मैं ये बता दूं कि ये समझना जरूरी है। इसलिए मैं आपको फिर बोला ना कि वाल्मीकि रामायण आपको समझना है तो वाल्मीकि रामायण के टर्म्स पे ही पढ़ना पड़ेगा। कि वो रावण भगवान राम के बहुत पहले हो गए, उनके वंश के एक अनन्यरण्य नाम के राजा के साथ भी उनका युद्ध हो रहा है। बहुत सारे, बीच में 8-10 जनरेशन्स है, तो ऐसा कैसा हो सकता है? वो रावण हो नहीं सकता। तो रावण ये भी एक टाइटल है। जैसे कि हम कहेंगे, एग्जाम्पल लोगों को समझने के लिए, कि हम कहेंगे कि भारत का पाकिस्तान के साथ 1947 में युद्ध हुआ कश्मीर पे। बाद में 1961 में क्या चाइना के साथ युद्ध हुआ। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री होते हुए फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। फिर 71 में युद्ध हुआ। फिर तो बाद में कारगिल वगैरह होते ही गए। तो हम बोलते हैं भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, लेकिन उस समय पंतप्रधान वही आदमी नहीं था। सिमिलरली ये जो रावण का है ना, तो रावण ये भी टाइटल है। इनफैक्ट दशरथ ये भी टाइटल है। अभी भगवान राम ने इतना कुछ बड़ा काम किया कि बाद में दशरथ का टाइटल निकल के राम का टाइटल होने लगा। इसलिए अभी हमें थाईलैंड में राम 1, राम 2, राम 3, राम 4 मिलते हैं। इजिप्ट में रामेसिस 1, रामेसिस 2, रामेसिस 3 मिलते हैं। ओके, समझ गए? दोनों साइड में राम का इन्फ्लुएंस है। एंशिएंट वर्ड। हाँ, दशरथ का नाम क्या था पता है? जो भगवान राम के जो पिता थे उनका नाम था नेमी। जैसे कि सीता के जो पिता है जनक है ना उनका नाम, लेकिन जनक ये भी टाइटल है उनका। सीता के जो पिता थे उनके, वो जनक का नाम था शिरध्वज। लेकिन महाभारत में भी, भगवद गीता में भी जनक का उल्लेख आता है कि वो बड़े कर्मयोगी थे। वो कर्मयोगी सीता के पिता नहीं है, वो महाभारत के समय के जनक है, और उनका नाम है धर्मध्वज। तो जनक ये टाइटल है, दशरथ ये भी टाइटल था, रावण ये भी टाइटल था। तो थोड़ा कभी कभी ये कथा बता रहे हैं ना, पूर्ववृत्तम कथा युक्तम, तो कभी कभी सुपर इम्पोज हो जाते हैं। कथा बताते बताते काल के समय में कभी कभी क्या हुआ है, ओवरलैप हो गया, नाम भी रिपीट होते हैं। अभी अभी आप 200-300 ईयर्स पीछे चले जाइए ना, मेरे फैमिली में मुझे पता है, और भी फैमिली में, कि समझ लो किसी का नाम माधव है, उसके बाद उसका नाम, नीचे का सन का नाम कृष्ण रखा, फिर कृष्ण अपने सन का नाम माधव रखता है। हम 1000 साल के बाद देखेंगे तो हमें पता नहीं कौन से माधव की बात चल रही है। सेम थिंग हैज़ हैपन विद अवर इतिहास ऑल्सो। तो कभी कभी इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर, रावण कितना उसका आयु क्या थी वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि ऐसे साक्ष्य, एविडेंस, प्रमाण हमें वाल्मीकि रामायण में मिलते नहीं। ओके, वाओ, आई लव दैट यू आर सेइंग दैट। जहाँ एविडेंस नहीं है मत बात करो। ओके, ये टाइम मशीन के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सर, जो अर्ली चैप्टर्स है, आप कुछ हाईलाइट करना चाहोगे भारत के ज्योग्राफी के बारे में या पृथ्वी के ज्योग्राफी के बारे में भी, रामायण के संदर्भ में? यस। हाँ, तो ये रामायण का जो समय आता है 14,000 ईयर्स के पहले, आज से, किष्किंधा कांड में जब
माँ सीता को ढूंढने के लिए वानरों के पार्टी निकलते हैं, तो सुग्रीव डिवाइड्स देम ऐसे चार ग्रुप्स में बना देता है और चारों दिशा में उनको भेजता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और उनको मार्कर्स भी बताता है कि जैसे कि अभी हम जीपीएस के पहले, और जीपीएस भी बताता है लेकिन जीपीएस के पहले बोलते थे ना कि ये होटल के बाद राइट टर्न लेना वगैरह वगैरह, ऐसे टाइप की ही इज टेलिंग द इंडिकेशंस पूरा विश्व के लिए। तो संक्षिप्त में कहे तो सुग्रीव को 14,000 साल पहले विश्व का क्या क्या पता है, लाइक जियोग्राफी का क्या पता है, तो उसको दक्षिण भारत सेंटर में रख के दक्षिण अमेरिका के एंडीज माउंटेन से लेके यूरोप के आल्प्स माउंटेन तक उसको पता है, और वहाँ का एरिया वो वानर पार्टी को बोल रहा है कि ये सब ढूंढो। तब का पश्चिम में ये भी वर्णन आता है कि जैसे कि कार्पेथियन माउंटेन्स है कि आज का वो पोलैंड वगैरह एरिया, रोमानिया वगैरह एरिया, उसमें ऋषियों के आश्रम थे, ऐसा वर्णन आता है। उफ। हाँ, मैं बताता हूँ, ये जब मैं यूरोप में लेक्चर देते हुए बोलता हूँ तो यूरोपियन लोग हैं, यूरोपियन वंश के जो लोग हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि जो इंडिया सनातन के बारे में जानना चाहते हैं, तो दे फील वेरी गुड, क्योंकि उनको लगता है पहले हमारे यहाँ कुछ था ही नहीं। ऐसा नहीं है, उधर ऋषियों के आश्रम थे। फिर उत्तर में उत्तर समुद्र यानी कि आर्टिक समुद्र हम जिसको कहते हैं, उसका भी वर्णन सुग्रीव करता है। ऑल द वे दक्षिण में जाने तक अंटार्कटिका का जो यूरोपियन लोगों को 1730 में पहले उसको उनको पता चला, और 1810 में उनको 100% पता चला कि भाई ये लैंड है। बट सुग्रीव 14,000 साल पहले उसको यम का राजधानी करके कह रहा है दक्षिण को। उत्तर का जो आर्टिक समुद्र को उत्तर पयसाम निधि कह रहा है। सुग्रीव को ये भी क्लियरली पता है कि उत्तर ध्रुव के यहाँ ऐसा समय आता है 3-4 महीने का कि कोई सन दिखता ही नहीं, सन हॉराइजन के ऊपर आता ही नहीं। तो वो उसका नाम बोलता है, मीन्स वाल्मीकि रामायण में असूर्या नामते देशा, ऐसा जगह कि जहाँ सूर्य ही नहीं है कुछ समय के लिए। एंड ही सेज बट स्टिल वो जो जगह है वो अत्यंत प्रकाशमान रहती है तब भी, सूर्य न होते हुए भी, जो अरोरा बोरियलिस या नॉर्दर्न लाइट्स हैं। तो ये सुग्रीव को पता है। फिर भगवान राम उसको पूछते, वानर पार्टी को इंस्ट्रक्शन देते हुए भगवान राम सुन रहे हैं। भगवान राम उसको पूछते हैं कि भाई तुझे कैसा पता। तो सुग्रीव कहते हैं कि वाली के डर से, और वाली कभी और कोई लोगों को भी भेजेगा करके कोई भी सस्पिशन मुझे फील होता था तो मैं मेरी जगह छोड़ के जाता था। फिर वाली भी कोई लोग मुझे भेजता था पीछे, दोनों में थोड़ा वैमनस्य हुआ था। इसके कारण मैं पूरा विश्व 20 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स घूमा, और इसलिए मुझे ये सब जगह पता है। और एक उसमें बात बता दूँ जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैंने आपको बताया कि कहाँ से कहाँ पता है। दक्षिण अमेरिका का भी पूरा वर्णन आता है, लेकिन उत्तर अमेरिका यानी कि कनाडा यूएस समझ लो, और पश्चिम यूरोप का वर्णन आता नहीं। इनफैक्ट वर्णन ऐसा आता है कि सुग्रीव बोलता है उसके आगे कुछ है ही नहीं और उसके आगे का मुझे पता नहीं। आल्प्स के पश्चिम में भी पश्चिम यूरोप बोलता है कि उसके आगे कुछ है ही नहीं और मुझे पता नहीं। ना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यंगर ड्रायस के कॉन्टेक्स्ट में और वो वेदर के कॉन्टेक्स्ट में। यंगर ड्रायस की ये पहले की बात है थोड़ी सी, 14,000 ईयर्स। तो दैट टाइम उस समय आप देखेंगे तो पूरे नॉर्थ अमेरिका में, प्रैक्टिकल नॉर्थ अमेरिका में पूरा आइस शीट थी, और वेस्टर्न यूरोप में भी आइस शीट थी। नाउ ये जो वर्णन था जो हमें जियोग्राफी से पता है, वो परफेक्टली वाल्मीकि रामायण के भौगोलिक वर्णनों के साथ मैच होता है। ये एक एविडेंस है कि वो टाइमिंग भी करेक्ट है हमारा। खगोल शास्त्र से तो हमने निकाला, लेकिन ये अभी जो क्लाइमेटोलॉजी के कारण जो हमें पता चलता है उसको हम कहते हैं, इंग्लिश में साइंस में कहते हैं कोरोबोरेटिव एविडेंस, पूरक ऐसी साक्ष्य भी मिल जाती है। हल्के से कॉन्टेक्स्ट चाहिए रहेगा। आइस एज का कॉन्सेप्ट पहले आई थिंक ऑडियंस को हिंदी में समझना चाहिए कि आइस एज होता क्या है। हाँ, बेसिकली अर्थ के कूलिंग पीरियड्स और हीटिंग पीरियड्स होते हैं। हाँ। आई थिंक वी आर इन अ हीटिंग पीरियड राइट नाउ, राइट? वी आर इन हीटिंग पीरियड, करेक्ट। और ऑलमोस्ट हीटिंग पीरियड शायद एंड होने भी आया है। एंड मीनिंग और 5,000 साल भी हो सकते हैं। ओके, बिकॉज हम बड़े हजारों सालों की साइकिल्स की बात कर रहे हैं। मतलब एक नेचुरल साइकिल होती है कूलिंग और हीटिंग की, जो इंटरप्ट हो सकती है कैटाक्लिज्मिक इवेंट की वजह से। करेक्ट। और भी कुछ चीज़ें होते हैं कि वो जो उत्तर ध्रुव की जगह बदलती है ना, उससे इसलिए आउटकम बदल सकता है, क्योंकि उत्तर ध्रुव, हाँ। ध्रुव हमारा जो पृथ्वी का जो ध्रुव है पॉइंट है ना, वो भी बदलता है। उसको जी। बोलते हैं अर्थ क्रस्ट डिस्प्लेसमेंट थियरी। ओके, तो उसके कारण वो बदलेगा। तो जैसे कि एग्जांपल बता दूं कि अभी ये जो आइस एज होके गया उसमें नॉर्थ अमेरिका और पश्चिम यूरोप में आइस शीट बनी हुई थी। ऐसा नेसेसरी नहीं कि नेक्स्ट आइस एज में वैसी शीट बनेगी, ओके। क्योंकि ध्रुव का पोजीशन बदल गया तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ये जो आपने रामायण की बात करी विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, ये भी आइस एज ही? ये आइस एज है, और उसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हम जब होता क्या है, ये हमारे भारतीय लोगों को बहुत बार समझ में नहीं आता।
एग्जाम्पल बता दूं, एक दक्षिण चेन्नई के एक रिसर्चर है, जब उन्होंने वो भी रामायण वगैरह पे रिसर्च करते रहती है, जब उन्होंने सुना मेरा कि महाभारत रामायण का समय मैंने 14,000 साल निकाला है, तो वो तो एकदम हंसने लगी मेरे मेरे ऊपर पब्लिक मीडिया में, लाइक सोशल मीडिया में, कि बोले ये क्या बता रहे हैं, तब तो यार आइस एज था 14,000 ईयर्स अगो। हाँ, सब हम ठंडी से काँप रहे थे। अभी ऐसे तरह के अवैज्ञानिक विधान क्यों होते हैं? क्योंकि जनरल आइस एज लोग सोच रहे हैं, आइस एज मीन्स पूरे पृथ्वी आइस बर्फ से व्याप्त थी, ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि 14,000 साल पहले और उसके पहले भी 35,000 ईयर्स तक नॉर्थ अमेरिका और पश्चिम यूरोप में आइस एज था। अभी अंटार्कटिका में आइस एज चल रहा है, अभी आर्टिक में आइस एज चल रहा है, तो आइस एज कहाँ तो चलते रहता है। ओनली थिंग इज जब वो भूमि पे आ जाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग है। समुद्र में है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन भूमि पे जब होगा जैसे नॉर्थ अमेरिका में, तो वहाँ लोग रह नहीं पाएंगे। लेकिन हमें ये भी पता है कि आइस एज के पहले यूरोप में भी लोग थे और अमेरिका में भी लोग थे। तो आइस एज जब कोई हम बात करते हैं तो ये प्रश्न पूछना चाहिए, आइस एज ठीक है, कब वो भी ठीक है, लेकिन कहाँ? क्योंकि भारत में आइस एज आया ही नहीं। लास्ट मिलियंस ईयर्स आप पीछे गए ना, कभी उसके पहले होगा 50 मिलियंस ईयर्स पहले, लेकिन उस अभी रिसेंट टाइम में मल्टी मिलियन ईयर्स में भारत में आइस एज है ही नहीं। तो जब यंगर ड्राइस हुआ तो उसका थोड़ा परिणाम हुआ क्या भारत में? परिणाम जरूर हुआ, लेकिन वो तो एक थोड़ा 2-3 डिग्री से टेम्परेचर कम हो गया। जंगल ड्राइस इम्पैक्ट सपोजिटली रामायण के बाद हुआ था। रामायण के बीच में, रामायण और महाभारत के बीच में, और कुछ तो हुआ था भारत में। एग्जैक्टली क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि हमारे खगोल शास्त्र में अगेन भारत के रोहिणी शकट भेद नामक एक फिनोमिनन है कि प्लैनेट्स 2-3 प्लैनेट्स आते हैं, जैसे कि शनि आता है, मंगल आता है, चंद्र तो आता है लेकिन अभी भी आता है, लेकिन शनि और मंगल का बड़ी बात है कि वो रोहिणी का जो शकट, ऐसा वी शेप का जो रोहिणी तारे का जो एरिया है उसमें अंदर आ जाते हैं, तो उसको रोहिणी शकट भेद हुआ, और वो अच्छा नहीं होता ह्यूमैनिटी के लिए, कुछ कैटास्ट्रोफीज हो जाते हैं। यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल साइन है, लाइक एन ओमेन। एस्ट्रोनॉमी दोनों मिक्स है। मुझे क्या लगता है कि जब ऐसे यंगर ड्राइस के इफेक्ट भारत में दिखने लगे, तो जब कुछ बुरा होने लगता है तो आदमी ज्योतिषी के पास जाता है ना, वैसे ही उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि पहले कभी न हुआ जैसा फिनोमिनन रोहिणी शकट भेद हो रहा है, तो उन्होंने गणेश दैवज्ञ वगैरह आप देखोगे, सूर्य सिद्धांत में भी उसका उल्लेख आता है कि ऐसा जब रोहिणी शकट भेद होता है तो मानव जाति के लिए वो अच्छा नहीं रहता, यानी कि कुछ कैटास्ट्रोफी होते हैं। तो मैं बोलता हूँ ये रिवर्स कॉजेशन है कि यंगर ड्राइस के कारण कुछ हो रहा है, उन्होंने उसका संबंध उस समय होने वाले यूनिक खगोल शास्त्र के बातों के साथ लगा दिया। ओके ओके, और दिस इज रफली एट द टाइम ऑफ यंगर ड्राइस। एग्जैक्टली। हाँ, तब से जो शुरू हुआ वो 5000 BC के आसपास महाभारत के समय में वो रोहिणी शकट भेद बंद हो गया। वाओ, ओके। ये मेरा काम है, ये एक अमेय मोडक करके उनका काम है, और TIFR जो हमारी यहाँ की बड़ी इंस्टीट्यूट समझी जाती है, उन्होंने पुश करके करके मंगल ऐसा कर सकता है करके मान लिया था, लेकिन वो भी अपने पेपर्स में, रिसर्च पेपर्स में कहते हैं, पीयर रिव्यूड पेपर्स में, कि शनि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जब वो पेपर देखा तो मैं हंसने लगा, क्योंकि मैंने पहले ही एविडेंस करके प्रूव किया था कि शनि भी करता है। और वही समय है 11,000 से लेके वो प्रारंभ होता है BC से, यंगर ड्राइस से, और 5000 BC के आसपास वो रुकता है।